हेलो, नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों-बहनों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब स्वस्थ हैं और इसके साथ-साथ पढ़ाई आपकी जो है, तैयारी आपकी जो है, वो एकदम नियमित रूप से और क्रमबद्ध तरीके से चल रही है। और साथ ही साथ ये प्लेटफ़ॉर्म आपकी तैयारी में ज़रूर सहायक साबित हो रहा होगा। ज्योग्राफी की अपनी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए एक कदम और आगे बढ़ाना है आज हमको और एक नया लेक्चर, एक नया टॉपिक और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक की शुरुआत आज हम लोग इस सेशन में करेंगे। इस सेशन की बात करने से पहले मैं आप सबसे थोड़े से 2 मिनट कुछ इंटरेक्शन करना चाहता हूँ, वो ये है कि इसके पहले जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं, उन सारी चीज़ों की क्योंकि आप सब देख रहे होंगे पिछले 2 से 3 सेशंस मैंने ऐसे रखे हुए हैं जिनमें कोई भी प्रीलिम्स अथवा मेंस का क्वेश्चन मैंने बाद में इंटीग्रेट नहीं किया। आप सब इसको थोड़ा-सा नया या ऑकवर्ड लग रहा होगा, लेकिन इसके पीछे का रीज़न ये है कि मैं चाह रहा हूँ कि एक पर्टिकुलर सेशन जिसको हम लोग कह सकते हैं, कुछ लाइव सेशंस रख दिए जाएँ आप सबके लिए, ताकि आप सब कंटीन्यूअसली 1, 2, 3 या 4 सेशन जितने भी होते हैं वो, कंटीन्यूअसली केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाएँ वहाँ पर। 2 सेशन मैं मेंस के रखने वाला हूँ, साथ ही 2 सेशन मैं प्रीलिम्स के रखने वाला हूँ, जिसमें 50 क्वेश्चन पिछले जितने भी टॉपिक हम लोगों ने पढ़े हैं, वहाँ से प्रीलिम्स यूपीएससी के टाइप के कंप्लीट और यूपीएससी लेवल के या स्टेट पीसीएस लेवल के कुल मिला के मुझे पब्लिक सर्विस लेवल को, सिविल सर्विसेज को लेके चलना है। उसी लेवल के सारे क्वेश्चन, उसी टेक्नोलॉजी, उसी मैकेनिज्म पे, उसी पैटर्न पे, सेम टेक्निकलिटी के साथ, वही सेम क्वेश्चंस लगभग वैसे ही रखने वाले हैं। और अगर यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं तो कॉन्सेप्ट कैसा आता है, किस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप सबको करते हुए चलना है, ये सारा माइंड मैप क्लियर करने के लिए मैं उन 2 सेशंस को रखने वाला हूँ, जो 2 प्रीलिम्स के लिए होंगे और मेंस में। इनमें मैं आपको बताऊँगा कि मेंस में जो आप आंसर राइटिंग करने वाले हैं, जो प्रश्नों के जवाब आप सब्जेक्टिव रूप से लिखना होता है और यही सिविल सर्विसेज अकेडमी जो है हमारी जो सिविल सर्विसेज अकेडमी है और साथ ही सिविल सर्विसेज परीक्षा है, इन दोनों का मेन फोकस वही होता है कि स्टूडेंट को पता कितना है और उसका रिप्रेजेंटेशन का तरीका कितना है। बहुत ज़्यादा नॉलेज हो लेकिन लिखना ना आता हो तो फिर नॉलेज आपके सिविल सर्विसेज में काम नहीं आएगी। क्योंकि यूपीएससी एग्जामिनेशन आपको एक पेपर देता है, लिमिट के अंदर आपको लिखना होता है, लिमिटेड वर्ड्स में लिखना होता है। उसको लिखने का जो सही ढंग है, वो सबकी प्रैक्टिस कंटिन्यूअसली सिलेबस के साथ-साथ करनी चाहिए क्योंकि बहुत सारे लोग ये करते हैं कि वो आंसर राइटिंग के लिए अलग टाइम निकाल के आते हैं, जो मेरे हिसाब से ठीक नहीं है बिल्कुल। आप शुरुआत से टेक्निकलिटी के साथ कोशिश करिए, लगातार कोशिश करिए, ताकि जब आप उस स्टेज में पहुँचे, तो फिर जब आप स्पेसिफिकली आंसर राइटिंग के लिए लगें, तो फिर आपको वो एकदम बूस्ट हो जाएगी 100% आपको किसी भी तरीके की क्वेश्चन कोई भी आंसर राइटिंग में क्वेश्चन के जवाब देने में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ठीक है? आज का जो हमारा टॉपिक है, वो आप सबको पता होना चाहिए क्योंकि मैंने पिछले सेशन में इस बारे में बता दिया था। जो बच्चे नए जुड़े हैं, उन सब से मैं एक बार फिर से कहूँगा कि आप रेगुलर सेशंस को देखें पहले, इसके बाद बीच से शुरू करें क्योंकि पढ़ाने का जो ढंग है, यहाँ पर जो मैंने स्पेसिफिकली रखा हुआ है, वो स्टेप बाय स्टेप रखा हुआ है। मैं हर एक सेशन को उसके पीछे वाले से और उसके आगे वाले से लास्ट में जोड़ता हुआ चलता हूँ। और जो बच्चे नए हैं उनको स्पेसिफिकली इसमें प्रॉब्लम आने वाली है क्योंकि ये वो सेशंस नहीं है कि आप कहीं से भी उठा के देखना शुरू कर देंगे और आपको समझ में आने लगेगा। उसका स्पेसिफिक रीज़न ये है क्योंकि मुझे सिलेबस यूपीएससी के लिए पढ़ाना है, नॉलेज के लिए नहीं पढ़ाना है कि मैं यहाँ पे कोई भी हेडिंग लिखता हूँ और उसको टू द पॉइंट बिना किसी प्रीवियस या आगे की लिंक के शुरू कर दूँगा, नहीं। मैं सिविल सर्विसेज स्पेसिफिकली पब्लिक सर्विसेज के लिए ही पढ़ाने वाला हूँ और उसका एक पैटर्न है, उसी पैटर्न को हम लोग फॉलो करने वाले हैं। So make sure that you are regularly watching the YouTube channels or all the videos that are being uploaded from this platform. It's your responsibility and your duty to go through them in a regular way so that you can make sure that you are consistent with the syllabus updated here in the this session. Complete. आज का जो सेशन है अब हम बिना देर करते हुए आगे चलते हैं और वही मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अपने साथ नोट्स बनाने के लिए कॉपी और पेन रख लें। ठीक है? आज जो हम बात करने वाले हैं, पिछले सेशंस में हम लोगों ने बात की हुई थी स्पेसिफिकली इनडायरेक्ट सोर्सेस के बारे में। आज हम लोग डायरेक्ट के साथ-साथ जैसे इनडायरेक्ट सोर्सेस की हम लोग बात कर चुके थे पिछले सेशन में, थोड़ा-सा लिंक करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट सोर्सेस
और किस चीज के सोर्सेज थे ये? ऑफ अर्थ इंटीरियर। अर्थ की आंतरिक भाग के पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी प्राप्त करने के लिए कौन कौन से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष स्रोत हैं, कौन कौन से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सोर्सेज हैं, जिनसे हमें पता लगता है कि हमारी अर्थ, हमारी पृथ्वी भीतर से कैसी है। अभी हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो, क्योंकि इनडायरेक्ट सोर्स हमारे लगभग कंप्लीट हो चुके हैं, जिनमें से हमने पढ़ा हुआ था कि टेम्परेचर है, टेम्परेचर के बाद प्रेशर है, प्रेशर के बाद डेंसिटी है, इन सारी चीजों पर बात की हुई थी। जो इनडायरेक्ट सोर्स बचे हुए हैं और जो नेचुरल सोर्सेज हैं, हम लोग उन पर बात करने वाले हैं। ठीक है, तो जो नेचुरल सोर्स हैं, उन नेचुरल सोर्सेज में से मैं कुछ के नाम आपको पहले बता दे रहा हूँ कि नेचुरल सोर्सेज हमारे पास कौन कौन से हैं। नेचुरल सोर्सेज वो सोर्सेज होते हैं जो हमें अर्थ से या नेचर से प्रोवाइड होते हैं। हमें किसी भी प्रकार की आर्टिफिशियल डिजाइन, आर्टिफिशियल एफर्ट या एंडिवर नहीं करना पड़ता है। ठीक है, तो नेचुरल सोर्सेज में आते हैं जैसे वॉल्केनो है, कोई ज्वालामुखी है, अगर वो इरप्ट होता है तो वॉल्केनो इरप्ट होने के साथ क्या होता है, उसमें कुछ मटेरियल हमें अर्थ से निकलता है बाहर और मिलता है। जो भी मटेरियल हमें मिलता है उसको स्टडी करने के बाद उस मटेरियल की केमिकल कंपोजिशन कैसी है, उसकी फिजिकल कंपोजिशन, उसकी टेम्परेचर, डेंसिटी, किस प्रेशर में वो रहा है, इन सारी चीजों को स्टडी हम लोग कर सकते हैं क्योंकि वो मटेरियल मेरे पास मौजूद है। तो उसके बेस पे हम एक इनडायरेक्ट या डायरेक्ट कम से कम एजम्पशन तो ये लगा ही सकते हैं कि नीचे कौन सी प्रिवेलिंग कंडीशंस हैं, कौन सी दशाएं हमारी अर्थ के गर्भ में, पृथ्वी के गर्भ में मौजूद है। क्लियर? तो वॉल्केनो हो गया। वॉल्केनो के साथ साथ एक और है, जैसे कि अगर हम बात करें तो अर्थक्वेक। अगर हम लोग भूकंप की बात करते हैं तो भूकंप से भी बहुत सारी जानकारी हम लोगों को मिलती है। इसके साथ साथ मेटेओराइट है। मेटेओराइट का मतलब होता है, आपसे मैं बता चुका हूँ कि कुछ एक्स्ट्रा सेलेस्टियल बॉडीज या हेवनली बॉडीज या आकाशीय पिंड हमारी यूनिवर्स में, हमारे सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स और सैटेलाइट्स के अलावा जितनी भी बॉडीज हैं वो सब लगातार सन के चारों तरफ रिवॉल्व करती हैं, रेगुलरली और इरेगुलरली। जो इरेगुलर होती हैं वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करती हैं दूसरे प्लैनेट को, उनसे कोलाइड करती हैं। तो वो जो मेटेओराइट जब अर्थ पे इम्पैक्ट करते हैं तो उनकी पोजिशन क्या है, इन बात से हम पता लगा सकते हैं कि हमारी अर्थ कैसे बनी होगी। क्यों ऐसा क्यों हो सकता है? मेटेओराइट और अर्थ का क्या लेना देना है? बिकॉज दे शेयर अ कॉमन ओरिजिन एक्सिस। मीटियोराइट और अर्थ एक कॉमन ही ओरिजिन, एक नेबुला से बनी हुई है, और इसके बारे में मैंने बहुत सारी थ्योरीज में डिटेल में आपको बता के रखा है। क्लियर हो गया आपको? मीटियोराइट। ठीक है, तो एक एक करके बात करते हैं स्पेसिफिकली, क्योंकि अर्थक्वेक और वॉल्केनो एक ओवरव्यू मैं आपको दे दूं कि हम लोग इसको पढ़ने कैसे वाले हैं। अर्थक्वेक का जो चैप्टर है या वॉल्केनो का चैप्टर है, ये ज्योग्राफी, जियोमॉर्फोलॉजी, इनमें स्पेसिफिकली डील होता है और वो एक डिटेल्ड चैप्टर वहां पे हम लोग पढ़ेंगे। अभी जो हम लोग अर्थक्वेक और वोल्केनो को पढ़ेंगे वो लिमिटेड वे में एज अ सोर्स ऑफ अर्थ इंटीरियर पढ़ने वाले हैं बस। ये डिटेल्ड और ब्रॉड वे में आगे जब हम बढ़ते हुए चलते हैं, फिजिकल ज्योग्राफी को खत्म कर लेने के बाद, उसको कंप्लीट कर लेने के बाद जब जियोमॉर्फोलॉजी में एंटर करेंगे तो फिर हम वोल्केनो क्या है, वेरियस टाइप्स ऑफ वोल्केनो, व्हाट आर द लैंडफॉर्म्स दोज आर प्रोड्यूस्ड बाय द वोल्केनिक इरप्शंस, इन सारी चीजों पर डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है, अभी आप लोग थोड़ा सा विस्तृत में समझेंगे लेकिन बाद में। अभी जो हम लोगों को पढ़ना है वो टू द पॉइंट, जो एज अ सोर्स ऑफ अर्थ इंटीरियर है, उतना अध्ययन हम लोग करेंगे। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा बातें जो आप सबके इंटरेस्ट फायदे के लिए है वो बता दूं यहाँ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। नेचुरल सोर्सेज में क्या है, जैसे ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन क्या होता है? इसकी सेंटर है, ये हमारी अर्थ है, ये इसका सेंटर है। अर्थ हर एक चीज को अपनी सेंटर की तरफ खींचती है। ठीक है, जैसे मान के चलो
एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पर। क्लियर हो गया आपको? अर्थ इसको अपनी तरफ खींचेगा, सेंटर की तरफ खींचेगी अर्थ अपने इसको। इसका मास है m1, इसका मास है m2 और हमारी अर्थ का मास है कैपिटल M या Me लिखते हैं, मास ऑफ अर्थ। ठीक है, इसका द्रव्यमान ये है। क्योंकि जो ग्रेविटेशन फोर्स होता है, जो ग्रेविटेशन होता है जिसको हम लोग ऐसे कह सकते हैं, जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होता है, ये कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर इस टाइप से है। यहाँ पर जो m1 m2 है ये मासेस ऑफ दोज टू बॉडीज हैं जिनके बीच में वो ग्रेविटेशन फोर्स काम कर रहा है। जैसे मैं और ये स्टाइलस, इसको मैं अगर पकड़े हुए हूँ तो जो इसका मास है और जो मेरे हैंड या मेरा मास है, इन दोनों के बीच में जो फोर्स, इनका जो मासेस का प्रोडक्ट है वो यहाँ पर लिखा जाता है। मतलब कहने का सिर्फ इतना है कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन मास पर डिपेंड करता है, मास के डिस्ट्रीब्यूशन पर डिपेंड करता है। ठीक है, कभी कभी होता क्या है कि अर्थ इस वाले ऑब्जेक्ट को कम खींचती है, इसके पास जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स होता है वो कम होता है, जबकि इस वाले ऑब्जेक्ट के पास वो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज्यादा होता है। ऐसा क्यों होता है? मैंने आपको बताया, क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन मास के डिस्ट्रीब्यूशन पर डिपेंड करता है। तो अगर अनइवन या इरेगुलर मास डिस्ट्रीब्यूटेड है हमारी अर्थ के अंदर, तो फिर वहां से फर्क जरूर पड़ता है इस ग्रेविटेशनल फोर्स पर। मान तो चलो कि यहाँ पर कोई चीज हॉलो है, यहाँ पर कोई मास नहीं और यहाँ पर पूरा सॉलिड भरा हुआ है। ठीक है, तो इसकी वजह से फर्क पड़ेगा, तेज खींचेगी या कम खींचेगी। ठीक है, यही सब है। क्या होता है, द वैल्यू ऑफ जी वेरीज अक्रॉस द सरफेस। ये ग्रेटर एट पोल्स, पोल्स पे ज्यादा होती है, लेस एट द इक्वेटर। क्यों होती है और इससे क्या पता चलता है? तो क्यों होती है वो मैंने आपको बताया, क्योंकि पोल्स पे हमारी अर्थ थोड़ा सा फ्लैटनेड है, दबी हुई है। क्योंकि वो दबी हुई है तो सेंटर के ज्यादा पास है। क्लियर? अगर मैं इसी बॉडी को मान के चलो मैं इस टाइप से बना दूं, तो डेफिनेट सी बात है ये जो सेंटर के ज्यादा पास होगा उस पे फोर्स ज्यादा लगेगा। क्यों? क्योंकि ये आर पे भी डिपेंड करता है, बट इनवर्सली, मतलब डिस्टेंस जितनी कम है फोर्स उतना ज्यादा है। क्लियर हो गया? तो क्योंकि सेंटर से पोल के बीच की डिस्टेंस जो है वो सेंटर से इक्वेटर तक की डिस्टेंस से कम होती है। इतनी कम होती है, क्या होता है आगे सब चीज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सो डिफरेंसेस इन ग्रेविटी रीडिंग्स, जिसको ग्रेविटी एनोमेली भी कहते हैं, ये क्या बताती है? इट इंडिकेट्स द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास एंड डेंसिटी विद इन द क्रस्ट। हमारी अर्थ के अंदर मास के और डेंसिटी के अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन को, असमान वितरण को बताती है। डिस्ट्रीब्यूशन मास का क्या है? मतलब हमारी अर्थ के अंदर, हमारी अर्थ की सरफेस के भीतर जो मास है, जो द्रव्यमान है, वो किस प्रकार भरा हुआ है, किस प्रकार, किस जगह पर कितना है और कितना ज्यादा घनत्व का है। ठीक है, हाउ इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड बीनीथ द सरफेस, इन व्हाट मैनर, वेयर इट इज कंसंट्रेटेड एंड वेयर इट इज स्पार्स। So the concentration of the mass is the factor which causes the gravity anomaly. Gravity anomaly का मतलब क्या होता है? Variation in the gravitation value at different places of Earth's surface. क्लियर हो गया आप सबको ये चीज? ठीक है, तो ग्रेविटी एक ऐसी चीज है, ये नेचुरल क्यों है? क्योंकि अर्थ लगा रही है। क्लियर हो गया? आपको बस रीड करने की जरूरत है। आप एक जगह पे लेके जाइए, दूसरी जगह पे लेके जाइए एंड सी द डिफरेंस and understand that there is something variation in the crust formation by magnet. अगली चीज है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड को आप ऐसे समझिए, अगर मैं सिंपल चीज में बताऊं आपको, तो एक मैग्नेट के चारों तरफ की एक ऐसी फील्ड, जैसे मान के चलो ये मैग्नेट ली है मैंने, यहाँ पे एक एग्जांपल मैं आपको बता दे रहा हूँ। मान के चलो ये मेरी मैग्नेट है, ठीक है, क्लियर हो गया? इस मैग्नेट के चारों तरफ की फील्ड, जिसमें अगर हम कोई दूसरा ऑब्जेक्ट या मैग्नेट लेके जाते हैं
और हमें या तो अट्रैक्शन महसूस हो, मतलब या तो वो हमें मैग्नेट अपनी तरफ खींचे या हमें रिपेल करे, दूर फेंके। तो जिस फील्ड में जाने पर इस प्रकार की फोर्सेस और एक्सपीरियंसेस हमें महसूस होते हैं, हम उनको एक्सपीरियंस करते हैं, उस फील्ड को कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है? अगर हम इस मैग्नेट की फील्ड के बाहर इधर भी कुछ भी लाएंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, समझ में आ गया। लेकिन जैसे ही हम इस फील्ड के अंदर एंटर करना शुरू करते हैं, जैसे ही हम उस फील्ड की बाउंड्री तक आते हैं, तो फिर हमारे ऊपर वो फोर्स काम करना शुरू कर देते हैं। क्लियर हो गया? ऐसे ही सेम अर्थ जो हमारी है, ये एक नेचुरल मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। किस तरह बिहेव करती है ये? एक नेचुरल मैग्नेट की तरह। क्लियर? हम्म, हम्म। और ये कैसे जनरेट होती है मैं आपको बता दूंगा कि अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये जनरेट डायनेमो इफेक्ट की वजह से होती है। डायनेमो इफेक्ट क्या होता है? अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे बताऊं, तो एक फिजिक्स का टर्म है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कह सकते हैं, या आप इसको इस प्रकार देखें कि जब भी किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में, और इलेक्ट्रिक फील्ड में भी स्पेसिफिकली उसकी इंटेंसिटी और डायरेक्शन में, ठीक है, कोई भी चीज हो, अगर उसकी इंटेंसिटी और डायरेक्शन में चेंज होता है, कंटिन्यूअस चेंज होता है, तो फिर वहां पर एक फील्ड जनरेट हो जाती है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड ये साथ साथ चलने वाली है। ठीक है? जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वहां मैग्नेटिज्म भी होता है, जहां पर मैग्नेटिक फील्ड होगी वहां पर इलेक्ट्रिसिटी भी होती है, बस सर्टेन कंडीशंस की जरूरत होती है। क्योंकि हमारी जो अर्थ है, इसके स्ट्रक्चर को हम लोग पढ़ने वाले हैं, जब हम सोर्सेस को पढ़ लेते हैं तो मैं आपको बताऊंगा कि अर्थ की जो आउटर कोर है, इसमें लिक्विड फॉर्म में लोहा और निकेल जैसी भारी धातुएं हैं, जो कंटिन्यूअसली स्पीड के साथ, जो एक स्पेसिफिक वेलोसिटी के साथ कंटिन्यूअसली ट्रेवल कर रही हैं। तो ये भारी धातुएं जब कंटिन्यूअसली, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड की धातु है, मैग्नेटिक नेचर इनके पास होती है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड जो है हमारे अर्थ की चारों तरफ एक जनरेट करती है। क्लियर है? ये इस टाइप से पोल्स पे शुरू होती है, ये साउथ और ये नॉर्थ, इस टाइप से ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन। अब इनसे पता क्या चलता है हमको? मैग्नेटिक सर्वेज हमें क्या बताते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल लाइक आयरन इन द क्रिस्टल इन कोर पोर्शन। अलग अलग जगह पर मैग्नेटिक डायरेक्शंस और उसकी इंटेंसिटी अलग अलग होती है हमारी अर्थ सरफेस पे। ठीक है? और इससे हमें पता क्या चलता है? इससे हमें ये पता चलता है कि किस जगह पर कितना मैग्नेटिक मटेरियल मौजूद है, और उसकी वजह से हमारी अर्थ की चेंज में अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। समझ में आ गया आपको? जैसे कि हम एक बड़ी मैग्नेट, अर्थ एक बड़ी मैग्नेट है, लेकिन इसके पास, मेरे पास ये छोटी मैग्नेट्स हैं, जो, इसको आप ऐसे देखें कि अर्थ की क्रस्ट में दूसरा मटेरियल फिल अप है, भरा हुआ है, और वही जो मटेरियल है वो दूसरी मैग्नेट की तरह से काम कर रहा है। अब इस मैग्नेट के पास अगर कोई चीज आएगी, तो ये इस वाले मैग्नेटिक की, इसकी मैग्नेट प्रॉपर्टी से ज्यादा डिफ्लेट होगी, ज्यादा वेरी करेगी, इसकी फोर्सेस को ज्यादा एक्सपीरियंस करेगी एज कम्पेयर टू माइंड, बिकॉज देयर इज अ डिफरेंस। क्यों? ये वाली जो मैग्नेट है वो उस ऑब्जेक्ट के ज्यादा पास है, मैं उससे दूर हूँ। सेम ऐसे ही क्या होता है अर्थ पे, इधर पे अगर कोई मैग्नेटिक मटेरियल भरा हुआ है, तो ऊपर वाले पोर्शन पे, इसके ठीक ऊपर सरफेस पे मैग्नेटिक एनोमैली जनरेट हो जाती है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और इंटेंसिटी बदल जाती है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और इंटेंसिटी जब बदलती है, तो ये हमें इस बात की तरफ इंडिकेट करती है कि आसपास कोई ना कोई मैग्नेटिक मटेरियल मौजूद है। और जितनी ज्यादा इंटेंसिटी से बदलेगा, उतनी ज्यादा पता चलता है कि कितने मात्रा में है और क्या फर्क पड़ रहा है। समझ में आ गया? थ्रस्ट और फोर्स क्लियर हो गया, तो ये मैग्नेटिज्म भी। आगे चलते हैं। मेटेओराइट्स, जिसके बारे में मैंने आपको बताया, ये क्या होते हैं? प्लैनेट्स के टूटे हुए पहले के टुकड़े हैं। ठीक है? और यही टुकड़े जब हमारी अर्थ को हिट करते हैं, तो फिर लेक्स बनती हैं, और कुल मिला के वो मटेरियल स्टडी करने के लिए साइंटिस्ट को मिल जाता है, और साइंटिस्ट उसके केमिकल, मैकेनिकल कंपोजिशन को पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं दोरोली,
और इसके बाद कुछ कंक्लूजन्स जो मिलते हैं उनको पढ़ते हैं, ठीक है? और ये पता लगता है कि भारी निकेल और आयरन इन सारी चीज़ों से भारी मेटल्स से वो बने हुए होते हैं। Relevance क्या है पहले? तो meteorites and earth are believed to have formed from the same nebular cloud at the same time. पहली चीज जो मैंने आपको पहले भी बताई थी कि क्योंकि we share a common origin, अर्थ और मेटेओराइट एक ही प्रोसेस के रिजल्ट हैं। जब हम बहुत सारी थ्योरीज को पढ़ते हैं तो उसमें हम ये समझते हैं कि जिन प्रोसेसेस से हमारी पृथ्वी बनी है उन्हीं प्रोसेस के फलस्वरूप बाहर के सारे ग्रह और दूसरे जो उपग्रह हैं और उनके साथ-साथ जो क्षुद्र ग्रह हैं, ये सारे के सारे एक ही प्रोसेस के डिफरेंट रिजल्ट्स हैं। क्लियर हो गया? तो जब बाहर से आया हुआ कोई मेटेओराइट हमारी अर्थ के सरफेस को हिट करता है, वहाँ पर टकराता है, तो उस मटेरियल को साइंटिस्ट कम्युनिटी कलेक्ट कर लेती है और उसको स्टडी करती है कि ये किन चीज़ों से बने हुए हैं। क्योंकि हमें उनकी कंपोज़िशन पता चल जाए, तो हम अपनी अर्थ की कंपोज़िशन के बारे में एक अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है? ये भी क्योंकि नेचर हमें देती है, मेटेओराइट कोई साइंटिस्ट थोड़ी बनाता है, ना ह्यूमन बनाता है। नेचर नेचर बाहर से आते हैं, करते हैं, हम लोग पढ़ लेते हैं। ये भी एक नेचुरल सोर्स है। वोल्केनिक इरप्शन, ज्वालामुखी विस्फोट, क्लियर? ज्वालामुखी विस्फोट, वोल्केनिक इरप्शन। वोल्केनिक इरप्शन क्या होता है, आप बस इतना सा समझें, क्योंकि हमारी अर्थ के अंदर बहुत ही गर्म और पिघला हुआ मटेरियल भरा हुआ है, ठीक है? और वो ऊपर से कुछ ढक्कन जिसको आप कह सकते हैं, कुछ कवर से बंद है, ठीक है? जिन जगहों पर वो कवर कमज़ोर हो जाता है, उन जगहों से जो भरा हुआ मटेरियल है, वो प्रेशर की वजह से कवर को तोड़ता हुआ ऊपर सरफेस पर आ जाता है, ठीक है? और ये जो पूरी की पूरी मैकेनिज़्म है, इसको कहते हैं वोल्केनिक इरप्शन, ठीक? और जो मटेरियल नीचे डीप से ऊपर सरफेस पर आता है, उसको लावा या मैग्मा कहा जाता है। जब तक वो हमारी अर्थ की सरफेस के अंदर रहता है, until this material is within the surface or beneath the surface, it is known as magma. It is known as magma. But as it comes out of the surface, the name changes to lava. जैसे ही ये फ्लो करके ऊपर आ जाएगा, ऊपर आएगा तो फिर इसका नाम क्या हो जाएगा? लावा। क्लियर? सो लावा एंड मैग्मा एक ही चीज के अलग-अलग नाम है जगहों के हिसाब से। तो ये जो लावा और मैग्मा, ये जो मटेरियल है, ये जब ऊपर आता है, इसको ठंडा करने के पर इसकी केमिकल कंपोजिशन, इसकी मैकेनिकल कंपोजिशन को भी साइंटिस्ट स्टडी कर लेते हैं और इस स्टडी से उन्हें पता चलता है कि हमारी अर्थ में कौन-कौन सी चीजें मौजूद हैं और किस दशा में मौजूद है। क्योंकि ये पिघला हुआ बाहर आ रहा है, तो इतना तो सारे लोग कह सकते हैं ना कि नीचे का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा या इतना ज़्यादा होगा कि ये सारी चीजें पिघल गई। ठीक है? जैसे एक एग्जांपल मैं अगर आपको दूँ, मान के चलो कि इसमें ग्लास पिघला हुआ निकला है, ठीक है? ग्लास, शीशा जिसको कहते हैं, पिघला हुआ ग्लास अगर ऊपर आ रहा है और उसको कलेक्ट किया गया, तो सबको पता है कि ग्लास का एक डेफिनिट मेल्टिंग पॉइंट होता है। उस टेम्परेचर पे जाके ग्लास मेल्ट हो जाता है। तो डेफिनिट सी बात है कि जिस जगह से ये पिघला हुआ आ रहा है, वहाँ पर टेम्परेचर उतना ज़्यादा मौजूद है कि वहाँ पर ग्लास मेल्ट कर रहा है। मतलब 11, 12, 1300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर उस जगह पर मौजूद है। इस चीज़ के बारे में पता चलता है। लेकिन इसके कुछ जिसको कह सकते हैं ड्रॉबैक्स भी है या ये इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन भी देता है। क्या? ये पिघला हुआ बाहर आ रहा है लेकिन ये नहीं बता पाएगा आपको ये कि ये कितनी गहराई से बाहर आ रहा है। क्लियर? हो सकता है कि ये कहीं नीचे जस्ट बिलो द भरा हो, वहाँ पर किसी दूसरी एक्टिविटीज़ या रेडियो एक्टिव कंसंट्रेशन की वजह से टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया हो, उसकी वजह से बाहर आ रहा हो। या हो सकता है कि बहुत ज़्यादा डीप से बाहर आ रहा हो जिसमें टेम्परेचर ट्रू मतलब जिसको हम लोगों ने पढ़ा था कि लगातार कंसंट्रेशन की लोड की वजह से या दूसरी एक्टिविटीज़ की वजह से जो रेडियो एक्टिव डिके भी तो होता है, रेडियो एक्टिव चीज़ें हमारे यहाँ पे लगातार क्षरण भी तो होता है ना उनका, उनसे भी सफिशिएंट अमाउंट में एनर्जी निकलती है
और वहां से टेम्परेचर जनरेट होता है, या ग्रेविटी फोर्स की वजह से भी टेम्परेचर जनरेट होता है। तो वो टेम्परेचर जनरेट कहाँ पर हो रहा है, किस डेप्थ पर हो रहा है, ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन वोल्केनिक इरप्शन से नहीं मिल पाती। ठीक है, हाउ इट वर्क्स देख लेते हैं थोड़ा सा। व्हेन अ वोल्केनो इरप्ट्स, जब एक वोल्केनो फटता है, इट ब्रिंग्स मोल्टेन मटेरियल बैक फ्रॉम द मेंटल टू सरफेस। हमारी अर्थ जो है, जैसे ये हमारा कोर पार्ट है, ये हमारा मेंटल पार्ट है। तो इस जितने भी लावा जो होता है, जो हमारा मैग्मा होता है, ये दो सरफेसेस से, दो लेयर्स से आता है। एक होता है मेंटा और एक होता है एस्थेनोस्फियर। एस्थेनोस्फियर क्या है, आपकी क्रस्ट के ठीक नीचे वाला पोर्शन जो प्लास्टिक फ्लूइड है, वहां से भी मैग्मा। क्लियर, एस्थेनोस्फियर से, या जिसको हम लोग कह सकते हैं मेंटल। क्लियर हो गया। डाटा क्या मिलता है, केमिकल कंपोजिशन आप पता कर सकते हैं, वहां पर मिनरल्स कौन कौन से हैं, टेम्परेचर कितना है, ये सारे पता कर सकते हैं। लिमिटेशन क्या है, बट इट इज डिफिकल्ट टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट डेप्थ फ्रॉम विच द मैग्मा इज ओरिजिनेटेड। एग्जैक्ट डेप्थ क्या है, वास्तविक गहराई क्या है जहां से ये मैग्मा आया है, इस चीज को डिटरमाइन नहीं किया पाता। क्लियर हो गया। ठीक, सरफेस रॉक्स है। कभी कभी क्या होता है कि जैसे मान के चलो हम लोगों ने ऊपर घर बना लिए अपने, ठीक है, सरफेस के, कंटिन्यूअस डिनुडेशन, कंटिन्यूअस इरोजन, वेदरिंग, क्षरण इत्यादि की वजह से क्या होता है कि सरफेस जब इरोड हो जाती है, सरफेस मटेरियल हट जाता है, तो अंदर का जो रॉक मटेरियल है वो ऊपर आ जाता है। ठीक है, वो दिखने लगता है। तो उसकी भी स्टडी करके हम लोग बता सकते हैं कि हमारे अंदर की कंडीशंस क्या है, थोड़ा बहुत। ठीक है, तो केमिकल कंपोजिशन के हिसाब से जिन मटेरियल से वो बना है, जिन केमिकल, जिन मिनरल्स से हमारी अर्थ की डिफरेंट लेयर्स बनी है, उनके हिसाब से हम उनको 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कैसे, ये मान के चलो मेरी अर्थ है, ठीक है, ये गोल नहीं बन पाई है, इसको थोड़ा सा कोशिश करते हैं हम लोग फिर से एक बार। क्लियर हो गया। मान के चलो ये आपकी अर्थ है, इसमें जो सबसे अंदर वाला पार्ट है, जिसको हम लोग कहते हैं निफे। क्या कहते हैं इसको, निफे। इसके ऊपर का जो पार्ट है, इसको कहते हैं सीमा, SIMA। और इसके ऊपर का जो पार्ट है, इसको कहते हैं सियाल। ठीक है, अब इनके नाम अलग अलग हैं। जो सियाल वाली लेयर है वो सिलिका और एल्यूमिनियम से बनी हुई है। ठीक है, नीचे वाली जो लेयर है वो सिलिका और मैग्नीशियम से बनी हुई है। सबसे नीचे वाली निफे जो है वो निकेल और फेरम से बनी हुई है। निकेल और फेरम का मतलब है लोहा, लोहा या आयरन जिसको हम लोग कह सकते हैं, इससे ये बनी हुई है। इन सब की डेंसिटी अलग अलग। क्लियर हो गया। ऊपर वालों की हल्की है और नीचे वालों की, और नीचे वाले जो है उनकी ज्यादा है। तो डेंसिटी भी केमिकल कंपोजिशन के हिसाब से बढ़ती जाती है। इधर 2.9 और इधर 3 से लेके 5 तक है। और इधर जो कोर है इसकी 11 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ये ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में है, ध्यान रखिएगा। इसकी यूनिट जो हम लोग देखेंगे वो ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ तक हम लोगों ने क्या समझा कि हमारे नेचुरल सोर्सेस कौन कौन से हैं। क्लियर हो गया। कौन कौन से नेचुरल सोर्सेज हैं जिनकी वजह से हमें अर्थ की इंटीरियर की जानकारी मिलती है। तो इनडायरेक्ट और नेचुरल सोर्सेज हम लोग पढ़ चुके हैं। क्योंकि एक स्पेसिफिक नेचुरल सोर्स जो हमारा अर्थक्वेक है वो रह गया है। अर्थक्वेक से जो मटेरियल, जो डाटा हमें निकालना होता है, उसको समझने के लिए, उस चीज को समझने के लिए हमें अर्थक्वेक को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना होता है। ठीक है, तो हम अगली जो क्लास रखने वाले हैं उसमें स्पेसिफिकली अर्थक्वेक की बात करेंगे। ठीक है, पूरी डिटेल में नहीं, क्योंकि वो तो हम लोग आगे जो मॉर्फोलॉजी जब पढ़ेंगे तब वहां पर मैं आपको बताऊंगा कि अर्थक्वेक होते क्या है। लेकिन फिर भी एक ओवरव्यू पूरे अर्थक्वेक का मैं आपको दे दूंगा कि अर्थक्वेक होता क्या है, अर्थक्वेक के टाइप्स क्या क्या होते हैं, अर्थक्वेक की वजह से हमें पता क्या चलता है। उन सब चीजों के बारे में हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में अर्थक्वेक में बात कर लेंगे। ठीक है, तो अपनी अर्थक्वेक वाली क्लास में हम उन सब पर बात करेंगे। और ये जो हमारी क्लास है अगली वाली, उस क्लास में जैसे ही हम उसको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम लोग पढ़ते हैं कि अर्थ की लेयरिंग कैसी, वास्तव में स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ कैसा है। यहां तक तो हम लोगों ने सोर्सेस पढ़े, आप सब इस बात को देख चुके हैं।
यहाँ तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, क्योंकि उस दिन हम लोगों ने पढ़ा थी टेम्परेचर, इन सारी चीजों के बारे में। आफ्टर ऑल दीज ऑल आर सोर्सेज। और आज हम लोगों ने नेचुरल सोर्सेज के बारे में पढ़ा, ठीक है, मैग्नेटिक सोर्स क्या है, मेटेओराइट क्या है, केमिकल कंपोजिशन, यहाँ तक हम लोग पढ़े। अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में, वो कंप्लीट अर्थक्वेक के बारे में पढ़ने वाले हैं। हाउ अर्थक्वेक एक्ट एज अ सोर्स ऑफ अर्थ इंटीरियर। So we are going to deal with it in the very next session. So stay tuned with the notifications of this platform so that you can get regular time or at the timely update about the videos of this channel.